Hello there, heroes and anti-heroes. Senator Word Supreme reporting from this side. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने मार्वल एंड गेम तक देखा और फिर कोई कंटेंट नहीं देखा, यानी मार्वल से नाता तोड़ दिया, और अब कुछ टाइम पहले मार्वल ने 2 एवेंजर्स मूवी की अनाउंसमेंट की और आयरन मैन के रिटर्न की भी अनाउंसमेंट की, तो आप एक्साइटेड हो गए और मार्वल का हाथ फिर से थामना चाहते हैं। तो थाम लीजिए मेरा हाथ एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ सेनेटर वर्ड सुप्रीम। इस सीरीज के पिछले पार्ट्स में हमने मार्वल फेज 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये बात कही थी। इसलिए इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अभी फेज 1 और 2, सेकंड पार्ट में फेज 3 और थर्ड पार्ट में फेज 4 और 5। सो कुछ दिनों पहले जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मार्वल ने फेज 4 और 5 में इतनी सारी मूवीज़ और सीरीज़ रिलीज़ कर दी हैं कि एक वीडियो में डिस्कस करना लगभग नामुमकिन है, और वैसे भी यूट्यूब में लंबी वीडियोज़ को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। सो इसलिए मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान आया कि मैं फेसेस 4 और 5 को अलग अलग वीडियोस में ही डिस्कस कर लूँगा। इज़ दैट ऑलराइट? I mean, it's alright, like... So before starting this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So heroes, for once again, let the Marvel Marathon begin. So heroes phase 4 से शुरू होता है मार्वल का द मल्टीवर्स सागा, जहाँ चीज़ें थोड़ी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस वीडियो में हम फेज 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आती है 7 मूवीज़, 8 सीरीज़ और 2 स्पेशल्स। अब ये वीडियो ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट देखना भी ज़रूरी नहीं है। सो जो भी मूवीज़ और सीरीज़ आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको बताते जाऊँगा। 2019 में आई थी एवेंजर्स एंड गेम, फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसके बाद 2020 में आया कोरोना और उस साल मार्वल का कोई कंटेंट नहीं रिलीज हुआ। इसके बाद 2021 में मार्वल ने किया कमबैक विद फर्स्ट एवर ऑफिशियल वेब सीरीज ऑफ मार्वल, WandaVision। Vision, we are an unusual couple. We don't have a song or even wedding rings. Well, we could rather do that. I'm sorry? Wanda, can you read me? Oh, this is gonna be a gas! WandaVision एक यूनिक और इंट्रीगिंग मार्वल सीरीज है जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स है एंड ईच एपिसोड हैज अ रन टाइम ऑफ अबाउट 30 to 40 मिनट्स। इसमें वांडा मैक्सिमॉफ और विजन के कैरेक्टर्स को एक नए एंगल से दिखाया गया है। सीरीज़ की कहानी शुरू होती है एक 1950s के इंग्लिश सिटकॉम की तरह, लेकिन धीरे धीरे मिस्ट्री अनफोल्ड होती है और व्यूअर्स को पता चलता है कि कितना कुछ यहाँ पर वियर्ड चल रहा है। इसका प्लॉट काफ़ी अलग है, जो टिपिकल सुपर हीरो सीरीज़ से बहुत ज़्यादा हटके है। वांडा के इमोशनल जर्नी, ग्रीफ और लॉस को एक्सप्लोर किया गया है, जो सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ देती है। विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और सीरीज़ का टोन काफ़ी प्लेफुल और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है। ओवरऑल WandaVision एक क्रिएटिव और थॉट प्रोवोकिंग शो है जो मार्वल के फैंस को एक फ्रेश एक्सपीरियंस देता है और असली में फेज 4 के दरवाजे खोलता है। बाय द वे, इसके पहले 2 एपिसोड्स ही ब्लैक एंड वाइट में है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, बल्कि ये मस्ट वॉच ही होना चाहिए आपके लिए अगर आपको आगे की मूवी समझनी है तो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इसके बाद बढ़ती है कैप्टन अमेरिका की लेगेसी इन फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एक एक्शन पैक्ड मार्वल सीरीज है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है विद रन टाइम ऑफ 50 मिनट्स ईच। इसमें फाल्कन और बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और दोनों की डायनामिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीरीज में एक्शन सीन्स काफ़ी इंटेंस है और मार्वल के टिपिकल सुपर हीरो ड्रामा के साथ साथ ये सीरीज सोशल इश्यूज जैसे रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइडेंटिटी को भी एक्सप्लोर करती है। फाल्कन का स्ट्रगल, जहां कैप्टन अमेरिका उसे अपनी शील्ड सौंपते हैं पर यूएस गवर्नमेंट वो शील्ड लेकर अपने खुद का एक कैप्टन अमेरिका बनाती है, और बकी बार्न्स का अपने पास से डील करने का स्ट्रगल काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो सीरीज़ को सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं रखती।
सो अगर आपको मार्वल के एक्शन फील्ड और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन पसंद है तो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ज़रूर देखनी चाहिए। ये सीरीज़ एक सॉलिड एंगेजिंग एक्सपीरियंस देती है जो मार्वल के फ्यूचर को भी अफेक्ट करती है। आफ्टर ऑल यू कांट रियली मिस आउट ऑन दिस। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, भाई के जो भी है वो फेक आईडी है। इसके बाद आती है वो सीरीज जो मार्वल में ही नहीं बल्कि पूरे सुपर हीरो सीरीज के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes, and it's my job to catch you up before you stand trial for your crimes. So let's not waste another minute. Settle in, sharpen your pencils, and check this out. लोकी सीजन 1 एक माइंड बेंडिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्वल सीरीज है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है विथ एन एवरेज रन टाइम ऑफ अराउंड 45 मिनट्स। इसमें टॉम हिडलस्टन ने अपने आइकॉनिक कैरेक्टर लोकी को फिर से जिंदगी दी है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए एंगल से। सीरीज की कहानी टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को पहली बार मार्वल में इंट्रोड्यूस करती है जो काफ़ी एक्साइटिंग और कंफ्यूजिंग भी है। लोकी की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जहां वो अपनी आइडेंटिटी और रिडेम्पशन के स्ट्रगल में दिखाई देता है। इस सीरीज में TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्वल में टाइम और रियलिटी को कंट्रोल करती है। इसे दिखाने का स्टाइल काफ़ी यूनिक और क्रिएटिव है। टॉम हिडलस्टन का परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है और न्यू कैरेक्टर्स जैसे सिल्वी भी काफ़ी एंगेजिंग है। विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत मज़ेदार है और शो का टोन काफ़ी विटी और ह्यूमरस भी हो जाता है। और तो और अमंग ऑल द मार्वल फेज 4 कंटेंट दिस सीरीज हैज़ अफेक्टेड मार्वल द मोस्ट, सो इट्स अ मस्ट वॉच। इसके बाद आते हैं द मूवी टेलिंग द बैक स्टोरी ऑफ आवर फेवरेट फीमेल सुपर हीरो ब्लैक विडो। ब्लैक विडो एक एक्शन पैक्ड और इमोशनल मार्वल फिल्म है जो नताशा रोमानॉफ यानी ब्लैक विडो के कैरेक्टर के लिए एक फिटिंग सोलो स्टोरी है। ये फिल्म सेट है बिटवीन द इवेंट्स ऑफ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इस फिल्म में नताशा के पास्ट को भी एक्सप्लोर किया जाता है जहां हम उसके चाइल्डहुड और रेड रूम के सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं। फिल्म का प्लॉट काफ़ी एंगेजिंग है जिसमें स्पाई एक्शन, थ्रिलिंग सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ का अच्छा बैलेंस दिखाई देता है। स्कारलेट जोहानसन ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। इस मूवी में उनकी बहन येलेना का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है जो फिल्म में एक रिफ्रेशिंग टच लाता है और उसका बॉन्ड नताशा के साथ काफ़ी इमोशनल लगता है। फिल्म का एक्शन इंटेंस और वेल कोरियोग्राफ्ड है और मार्वल फैंस को एक सॉलिड सोलो एडवेंचर मिलता है। मेरे हिसाब से ये फिल्म एक परफेक्ट ट्रिब्यूट तो नहीं, लेकिन एक अच्छा ट्रिब्यूट है नताशा के कैरेक्टर को जो अगले मार्वल के यूनिवर्स में नई ब्लैक विडो यानी उसकी बहन को भी इंट्रोड्यूस करता है। सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। What's your superpower? Kicking. Oh, right, because none of us can kick. Hey, which one of you guys can kick? Hulk, stop being nice. Sorry. इसके बाद आती है मार्वल की पहली एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ। I am your guide through these vast new realities. Follow me and ponder the question, what if? व्हाट इफ सीजन 1 एक क्रिएटिव मार्वल एनिमेटेड सीरीज है जिसके टोटल 9 एपिसोड्स है विथ एन एवरेज रन टाइम ऑफ 30 मिनट्स ईच। ये शो ऑल्टरनेट रियलिटीज़ और व्हाट इफ सिनेरियोज को एक्सप्लोर करता है जिसमें फेमिलियर मार्वल कैरेक्टर्स को बिल्कुल नए सिचुएशंस में दिखाया गया है। हर एपिसोड एक अलग स्टोरी को दिखाता है जहां आप देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ें अलग होती तो इवेंट्स कैसे बदलते थे। एनिमेशन काफ़ी वाइब्रेंट और विजुअली अपीलिंग है जो सीरीज़ को और भी एंगेजिंग बनाती है। कुछ एपिसोड्स तो बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है जैसे टिचाला, स्टार लॉर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला
और मार्वल ज़ॉम्बीज़ तो मतलब क्रेजी एपिसोड है। सो अगर आपको एक फ़न और इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस चाहिए जो आपके फेवरेट कैरेक्टर्स को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाए, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देख सकते हैं। वैसे ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मार्वल के फ्यूचर के लिए, सो यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो। Fascinating. इसके बाद आता है एक ब्रांड न्यू सुपर हीरो इन हिज ओन ओरिजिन स्टोरी, शांग-ची। शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स एक एक्शन पैक्ड और विजुअली स्टनिंग मार्वल ओरिजिन फिल्म है। ये फिल्म शांग-ची की कहानी को दिखाती है, जिसमें शांग-ची एक हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट होता है जो अपने पास से भागकर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। फिल्म का प्लॉट एक्शन, एडवेंचर और फैमिली ड्रामा का परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें शांग-ची को अपने रूट्स और अपने फैमिली के सीक्रेट्स का सामना करना पड़ता है। सिमू लियू ने शांग-ची के कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे किया है और सपोर्टिंग कास्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है। फिल्म का एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अमेजिंग है, स्पेशली कुंग-फू सीक्वेंसेस जो पूरे फिल्म को एक फ्रेश टच देते हैं। विजुअल इफेक्ट्स और CGI भी काफ़ी ज़बरदस्त है और मार्वल का टिपिकल ह्यूमर और हार्ट इस फिल्म में अच्छे से बैलेंस किया गया है। सो अगर आपको मार्शल आर्ट्स और सुपर हीरो फिल्म्स का कॉम्बिनेशन पसंद है तो शांग-ची एक मस्ट वॉच है। ये पहली प्रॉपर ओरिजिन फिल्म थी मार्वल के फेज 4 की और ये काफ़ी एंटरटेनिंग और फन मूवी भी बनी जो ऑडियंसेस को बहुत पसंद आई। इसके बाद आती है ऐसी टीम जो 7000 साल पहले से ही मार्वल के वर्ल्ड में रह रही होती है। Protect any of them. इटर्नल्स एक विजुअली स्टनिंग, यूनिक और एम्बिशियस मार्वल फिल्म है। ये फिल्म एक एंशिएंट एलियन रेस इटर्नल्स की कहानी है जो दुनिया की हिस्ट्री में 7000 सालों से सीक्रेटली इन्वॉल्व रहे हैं। इनका मिशन पहले ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन इनका एक सीक्रेट पर्पस भी होता है जो आपको मूवी देखकर पता चलेगा, और इस मूवी में ये वही अपने सीक्रेट पर्पस से डील करते हैं। फिल्म की स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जिसमें डाइवर्स कैरेक्टर्स और उनके इंडिविजुअल आर्क्स को एक्सप्लोर किया गया है। हर टीम मेंबर की एक इनोवेटिव पावर भी होती है जिन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। हर कैरेक्टर की अपनी इमोशनल जर्नी और बैक स्टोरी भी है जो फिल्म को डीप और एंगेजिंग बनाती है। इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका विजुअल एस्पेक्ट, यानी मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी यूनिक है, लेकिन फिल्म का पेसिंग थोड़ा स्लो है और कुछ व्यूअर्स को कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। एट लास्ट अगर आपको मार्वल के यूनिवर्स की डीपर मैथोलॉजी और न्यू कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना है तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इसके बाद आती है एक ऐसी सीरीज जो हॉकाई की लेगेसी को एक्सप्लोर करती है। Shoot up! हॉकाई एक फन और हार्ट वार्मिंग मार्वल सीरीज है विथ अ टोटल ऑफ 6 एपिसोड्स एंड एन एवरेज रन टाइम ऑफ 45 to 50 minutes।
ये सीरीज क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई की स्टोरी को फॉलो करती है, जो अपने पास्ट के एक्शंस के साथ डील करते हुए अपने फैमिली के साथ हॉलीडेज मना रहा होता है। लेकिन जब एक यंग आर्चर केट बिशप, जो हॉकाई को अपना आइडल मानती है, कुछ गुंडों के लफड़ों में पड़ जाती है, तो इन दोनों को अपने पास्ट के एनिमी से लड़ना पड़ता है। क्लिंट और केट के बीच का डायनामिक काफ़ी इंजॉयबल है और केट का कैरेक्टर काफ़ी एनर्जेटिक और रिलेटेबल लगता है। हेली स्टैनफील्ड ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी एंटरटेनिंग है और थोड़ा कॉमिक टच भी दिया गया है। ये सीरीज़ को लाइट हार्टेड भी बनाता है और इसके साथ साथ काफ़ी फन और कॉमेडिक टोन भी देता है। सीरीज़ में क्रिसमस सेटिंग काफ़ी अच्छी लगती है, जो एक फेस्टिव वाइब देती है। सो अगर आपको मार्वल का क्लासिक सुपर हीरो एक्शन और एक थोड़ा इमोशनल टच चाहिए तो हॉकाई सीरीज़ को ज़रूर एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आती है एक ऐसी मूवी जो हर एक स्पाइडरमैन फैन के लिए एक जन्नत से कम नहीं। Give me the box. No. Whoa. स्पाइडरमैन नो वे होम ये एक ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसने हर स्पाइडरमैन फैन के दिल को जीत लिया। मूवी का प्लॉट ये है कि स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी पब्लिक में हो गई है रिवील, और इसे रिजॉल्व करने के लिए अपना स्पाइडरमैन जाता है डार्क साहब यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, ताकि वो कोई स्पेल लगाकर सारे लोगों को भुला दे जो भी हुआ था। पर ये स्पेल जब थोड़ा इधर उधर चले जाता है तो मल्टीवर्स से पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज़ के सारे विलेन आ जाते हैं और फिर हमारे पीटर पार्कर को उन सब से डील करना पड़ता है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन और थ्रिल्स को ही नहीं बल्कि डीप इमोशनल मोमेंट्स को भी डिलीवर करती है। पीटर के डिसीजंस और उसके सैक्रिफाइसेस देखकर आपका दिल बाहर आता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो ब्रिलियंटली हैंडल किया गया है। सो ओवरऑल नो वे होम एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसने नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट का परफेक्ट ब्लेंड दिया। ये फिल्म स्पाइडरमैन की जर्नी को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाता है और एंड में आपको एक बेटर स्वीट सी एंडिंग के साथ छोड़ कर जाता है। Prove it that you're Spider-Man. Hey everyone. इसके बाद आता है 3-in-1 पैक सुपर हीरो मून नाइट। Look around. Someone's gonna get hurt if you don't let me help. All right, do it. Take control for now. मून नाइट एक ज़बरदस्त और थोड़ी डिफरेंट सुपर हीरो सीरीज़ है जो मार्वल के टिपिकल फार्मूला से अलग जाती है। इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं विथ एन एवरेज रन टाइम ऑफ 50 मिनट्स ईच। इसमें मार्क स्पेक्टर यानी मून नाइट का कैरेक्टर है जिसे DID डिसऑर्डर है, नहीं डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मतलब इसके एक शरीर के ही अंदर 3-4 पर्सनालिटीज़ रह रही है। सो ऑस्कर आइजैक ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है और उन्होंने अपनी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे किया है। मतलब उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस देखकर आप काफ़ी इम्प्रेस हो जाओगे। सीरीज़ का टोन डार्क और साइकोलॉजिकल है जो हर एपिसोड के साथ थोड़ा और इंटेंस होता रहता है। मार्क का इंटरनल स्ट्रगल और इजिप्शियन माइथोलॉजी का कनेक्शन सीरीज़ को एक यूनिक फ्लेवर भी देता है। हालांकि स्टोरी का पेस थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्लॉट अनफोल्ड होता है मिस्ट्री और सस्पेंस बढ़ जाता है। इस सीरीज़ में एक्शन के साथ साथ मेंटल हेल्थ और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी एक्सप्लोर किया गया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो ओवरऑल अगर आपको डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और कुछ फ्रेश देखना पसंद है तो मून नाइट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। Be careful, man. I hear Moon Knight attacks with all sorts of random bullshit. Please, I got him dead to rights. Now to run the bullshit. Go! Now to
to. Run the bullshit! Go! Go! इसके बाद आते हैं पागलपन की विविधता में अजीब डॉक्टर। Just break my डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक थ्रिलिंग, कम्पैक्ट और विजुअली अपीलिंग फिल्म है जो मार्वल फैंस को एक माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस देती है। इस फिल्म में मल्टीवर्स और अल्टरनेट रियलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें हॉरर और सस्पेंस एलिमेंट भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच का डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर तो हमेशा की तरह ही स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग है, लेकिन इस बार एलिजाबेथ होल्सन का वांडा यानी स्कारलेट विच फिल्म में अपने पूरे इमोशनल डेप्थ के साथ अपेयर होती है। वांडा का ट्रांसफॉर्मेशन और उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट जो उसके फैमिली के लॉस से मोटिवेटेड है, फिल्म का इमोशनल कोर बन जाता है। उनका कैरेक्टर आर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और वो फिल्म में जो डार्क टर्न लेती है वो ऑडियंस को ट्रूली शॉक कर देता है। इस फिल्म के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी छोटी है, कैमियोस तो है लेकिन उनका पूरा पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया गया और क्लाइमैक्स लैकलस्टर ही था। ओवरऑल ये मूवी ठीक और अच्छी के बीच में ही फॉल करेगी, जो आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद शुरू होता है मार्वल का रियल डाउनफॉल। Just break my मिस मार्वल एक फन फिल्ड मार्वलीज है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं विथ एन एवरेज रन टाइम ऑफ 45 मिनट्स ईच। सीरीज कमाला खान के कैरेक्टर के अराउंड घूमती है, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन टीनेजर है जो अपनी सुपर हीरो जर्नी में आइडेंटिटी, फैमिली और कल्चर को समझने की कोशिश करती है। बट ओवरऑल दिस सीरीज इज जस्ट अबव एवरेज, वो भी इसके पहले 2 एपिसोड्स के लिए जो मुझे पसंद आए थे। बाकी 4 एपिसोड तो मतलब बिलो एवरेज लगे मुझे। इस सीरीज़ में पेसिंग इश्यूज है, मतलब कुछ छोटे मोमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया है। विलेंस तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा कम है और जो है भी उनमें इंटेंसिटी नहीं है, ना ही कोई इम्पैक्ट है। स्टोरी आर्क्स बहुत प्रेडिक्टेबल है और तो और मतलब इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं लगती। सो ओवरऑल आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप देख सकते हैं, या आप इसे अगर स्किप भी कर देंगे तो भी कुछ बुरा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो इसे स्किप ही करना सही है। That is one big pile of shit. इसके बाद आती है वो फिल्म जिसकी हाइप तो बहुत थी पर वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाई। Just break my थॉर लव एंड थंडर एक बहुत ही एवरेज मूवी है जिसने हर मार्वल फैन के दिलों को तोड़ कर रख दिया। मतलब इस मूवी से इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि थॉर इतने सालों बाद रिटर्न करेगा, कितना मज़ा आएगा, पर यह मूवी तो बहुत ही ज़्यादा एवरेज मतलब बेकार ही निकली। फिल्म के पॉजिटिव्स गिना दूं तो क्रिस हेम्सवर्थ का परफॉर्मेंस एज थॉर तो अच्छा ही है, कैरेक्टर राइटिंग तो बड़ी बेकार है पर परफॉर्मेंस देखने में मज़ा आता है। नैटली पोर्टमैन का रिटर्न एज जेन फॉस्टर और उनका माइटी थॉर बनने की जर्नी फिल्म का स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है। उनका कैरेक्टर आर्क काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता है और उनकी केमिस्ट्री क्रिस हेम्सवर्थ के साथ देखने लायक है।
पर फिल्म के पॉजिटिव्स बस यहाँ तक ही थे। अब मैं आपको नेगेटिव्स गिनाता हूँ। एक्सेसिव ह्यूमर, फिल्म में बहुत ज़्यादा ह्यूमर किया गया है जो कभी भी टोन को सीरियस होने ही नहीं देता। मतलब सीरियस मोमेंट्स में भी कैरेक्टर्स बिन बात की कॉमेडी कर देंगे जो अच्छी भी नहीं लगती। अंडर यूटिलाइज्ड विलन, ये तो बहुत बड़ा पाप था जो इस मूवी ने किया। मतलब क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर गॉड द गॉड बुचर कॉमिक्स में इतना तगड़ा विलन है, काफ़ी पोटेंशियल रखता है, पर उसे इस फिल्म ने लिटरली वेस्ट कर दिया। और तीसरा नेगेटिव इज़ वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट। सिर्फ एक कैरेक्टर की अच्छी डेवलपमेंट हुई थी, जेन फॉस्टर, और बाकी सबको तो वेस्ट ही कर दिया है। वैल्किरी और कॉक जो फ़ैन फेवरेट्स थे उनका भी रोल फिल्म में बहुत कम कर दिया है। और फिल्म बहुत ज़्यादा रश्ड और छोटी भी लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि फिल्म अपने आप को ही सीरियस नहीं लेती। इन स्पाइट ऑफ दिस इश्यूज, थॉर लव एंड थंडर इज़ एन इंजॉयबल वन टाइम वॉच जो आप थॉर के लिए तो देख सकते हैं, पर अगर ये थोड़ा और बैलेंस्ड और डीप होती तो ये फिल्म बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकती थी। इसके बाद आती है हैंड्स डाउन मार्वल की वर्स्ट सीरीज। शी हल्क एक काफ़ी ज़्यादा वाहियात और बेकार सीरीज़ है जिसकी एग्जिस्टेंस पर भी मुझे शक होता है कि मार्वल ने ये क्या सोचकर बनाया होगा। चलो एक एक करके इसके नेगेटिव्स बताता हूँ मैं आपको। इनकंसिस्टेंट पेसिंग, मतलब थोड़े बहुत आर्क्स या आप स्टोरी कह लो एंगेजिंग चल रही होती है, तभी बीच में ना सडन शिफ्ट्स आते हैं जो ओवरऑल फ्लो को पूरी तरह ख़राब कर देते हैं। सेकेंड, वीक विलन डेवलपमेंट। विलन तो मुझे याद भी नहीं है इसमें प्रॉपर कौन था, मतलब कोई भी विलन नहीं था एज सच, बस एबोमिनेशन को लाए थे फर्स्ट हल्क फिल्म से, उसे भी वेस्ट ही किया हुआ है यहाँ पर। तीसरा, डेयरडेविल के नाम पर इन्होंने जो 7 एपिसोड्स तक तरसाया है ना, मतलब डेयरडेविल की छोटी सी क्लिप दिखा दी और उसके नाम पर ही सारे सीरीज़ को देखे जा रहे थे। साइड कैरेक्टर्स तो बिल्कुल यूजलेस लगते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स बहुत ही कभी कभी कार्टूनिश लगते हैं शी हल्क के और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगते हैं। इमोशनल डेप्थ तो दी ही नहीं है किसी कैरेक्टर के साथ। ह्यूमर बहुत बेकार है। शुरू में वो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग अच्छी लगती है, पर बाद में वो भी बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाती है। क्लाइमैक्स थोड़ा सा यूनिक मैं बोलूँगा कि था, पर वो भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गया और मतलब उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। के बाद कंटिन्यू होती है ब्लैक पैंथर की लेगेसी इन वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक इमोशनल और हार्टफेल्ट मूवी है जो एमसीयू की दुनिया में एक नए ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस करती है। आपको नहीं पता तो बता दूं कि ओरिजिनल ब्लैक पैंथर के एक्टर चैडविक बोसमैन की 2020 में डेथ हो गई थी। ये मूवी उन्हीं को ट्रिब्यूट देती है अपने फर्स्ट सीन में, जहां वो मूवी भी बताती है कि अब उनकी डेथ हो गई है उस यूनिवर्स में भी। और वो जो सीन होता है उनके फ्यूनरल का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीन था। मतलब उस सीन की सिनेमाटोग्राफी और जैसे उसे डिपिक्ट किया है उनके फ्यूनरल को और ट्रिब्यूट दिया है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। आगे फिल्म की बात करें तो इसमें शूरी का कैरेक्टर काफ़ी इम्पैक्टफुल है जो ब्लैक पैंथर की बहन है, और एंजेला बैसेट ने रामोंडा के रोल में जो ब्लैक पैंथर की माँ है उस रोल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। नेमोर का विलेन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है जो अंडर वाटर किंगडम तालुकान से आता है। नई कैरेक्टर जैसे आयरन हर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस इस फिल्म का हाईलाइट है, खास तौर पर वाटर बेस्ड एक्शन जो काफ़ी यूनिक है
और जो वाटर वर्ल्ड दिखाया है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। स्टोरी काफ़ी हार्टफेल्ट और इंटेंस है और ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती है फैमिली, लेगेसी और यूनिटी का। ओवरऑल वकांडा फॉरएवर एक पावरफुल सीक्वल है जो चैडविक बोसमैन की यादों को जिंदा रखता है। इसके बाद मार्वल में एंट्री होती है भेड़िए की, नहीं वरुण धवन वाला नहीं। It's time to show yourself. वेयरवुल्फ बाय नाइट एक यूनिक और थ्रिलिंग मार्वल स्पेशल प्रेजेंटेशन है जो हॉरर और सुपर हीरो जॉनर्स को ब्लेंड करती है। स्पेशल प्रेजेंटेशन एक शॉर्ट फिल्म जैसी होती है जिसका रन टाइम है 55 मिनट्स। ये शॉर्ट फिल्म काफ़ी अलग है क्योंकि इसका टोन और स्टाइल ट्रेडिशनल एमसीयू से काफ़ी हटके हैं। ब्लैक एंड वाइट एस्थेटिक और विंटेज वाइब्स फिल्म को एक पुरानी हॉरर मूवी जैसा फील देती हैं जो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। इसमें जैक रसल जो एक वेयरवुल्फ है और एल्सा ब्लिकस्टोन जो एक मॉन्स्टर हंटर है, उन दोनों के कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग बनाए गए हैं। एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी इंटेंस है और हॉरर एलिमेंट्स भी काफ़ी क्रीपी है जो फैंस को सस्पेंस और थ्रिल में रखते हैं। म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन काफ़ी वेल डन है, तारीफ के लायक है, जो हॉरर एटमॉस्फेयर को और एनहांस करते हैं। ओवरऑल वेयरवुल्फ बाय नाइट काफ़ी बोल्ड एक्सपेरिमेंट है एमसीयू के लिए और अगर आपको हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पसंद है तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हो, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा एमसीयू पर इम्पैक्ट नहीं करती। इसके बाद हमारे प्यारे गार्डियंस करते हैं रिटर्न इन अ ब्रांड न्यू स्पेशल। Come on, Groot! Groot ruined Christmas again. Now we gotta have another special. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल एक फन और हार्टवार्मिंग ट्रीट है जो गार्डियंस की फन फैमिली को एक फेस्टिव एडवेंचर में ले जाता है। ये शॉर्ट फिल्म क्रिसमस के टाइम पर सेट है और इसमें ड्रैक्स और मैंटिस काफ़ी एंटरटेनिंग तरीके से पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान करते हैं जब वो स्टार लॉर्ड के फेवरेट एक्टर को ही किडनैप करके एज अ गिफ्ट उसे देने लगते हैं। इस शॉर्ट फिल्म के गाने और कॉमेडी तो पहले की दो गार्डियंस फिल्म की तरह ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओवरऑल ये स्पेशल एक शॉर्ट और फील गुड एक्सपीरियंस है जो आपको एमसीयू के कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने का मौका देता है। अगर आप गार्डियंस के फैन हैं तो ये हॉलीडे स्पेशल आपको ज़रूर पसंद आएगा। I love you, Jesus, happy birthday, Jesus. I love you. तो यहाँ पर हमारे मार्वल का फेज 4 ख़त्म होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट था, इसलिए ये वीडियो भी उतनी लंबी बन गई। अगली वीडियो आएगी फेज 5 पर, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जल्द से जल्द मेरी नई वीडियो देख सको और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिन्होंने एंड गेम के बाद मार्वल को छोड़ दिया। रेट्रोवर्ड सुप्रीम साइनिंग ऑफ। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now.